साथियों, आज है हमारे साथ में कॉमरेड वृंदा कराची हैं, जो आज के जो हमारा विषय है उसके ऊपर से बोलेंगी। वृंदा कराची के बारे में वैसे परिचय देने की आवश्यकता नहीं है, फिर भी मैं उनको आपके सामने कि वो सीपीआईएम जो हमारी पार्टी है उसकी पोलक ब्यूरो सदस्य हैं और हमारे देश की एक बहुत ही प्रचलित नेत्री है, उनको सारा देश जानता है। तो आज का जो विषय है वो विषय है समाजवादी क्रांति के सबक और प्रासंगिकता। इस विषय पे कॉमरेड वृंदा जी आज हमारे साथ सभी साथियों को अपना वक्तव्य देगी। तो मैं कॉमरेड से निवेदन करूंगा कि कॉमरेड प्लीज इसको चालू करें। बहुत धन्यवाद। प्रिय साथियों, आप सबको मेरा सलाम और उम्मीद करती हूँ कि इस महामारी से राजनीतिक रूप पर भी और शारीरिक रूप पर भी आप लोग सब सुरक्षित हैं। और मैं लोक जतन के साथियों को मैं धन्यवाद और बधाई देना चाहती हूँ कि उन्होंने इस प्रकार की पहल करके एक सीरीज उन्होंने संगठित किया है जिसमें अलग अलग पहलू पर रूस की वो महान मजदूर वर्ग की समाजवादी क्रांति जो दुनिया में प्रथम इस प्रकार की क्रांति थी, उसके अलग पहलू के बारे में उन्होंने ये बहस का सिलसिला आयोजित किया है। और मैं समझती हूँ ये बहुत ही जरूरी है और अनिवार्य है, क्योंकि 1993 से जब से समाजवादी रूस का पतन हुआ और रूस के अंदर एक बार फिर पूंजीवादी ढांचा का बहाल हुआ, तो पिछले इतने दशकों से पूरे पूंजीवादी दुनिया इस पतन के बाद रूस की समाजवादी सोवियत यूनियन की उस गौरवशाली इतिहास को अलग अलग तरीके से, अलग अलग प्रचार के माध्यम से उसका एक बहुत झूठा छवि पेश करने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि उस इतिहास की जो सबक है पूरी दुनिया के लिए और उस इतिहास की जो प्रासंगिकता है आज की दुनिया में, वो समाप्त हो जाए और लोग भूल जाए कि इस प्रकार का एक इतिहास रहा है जो आज भी बहुत ही प्रासंगिक है। और इस प्रकार की बहस से हम लोग उसके अलग अलग पहलू को समझने में हमें मदद मिलती है और इसके साथ साथ हमारे काम में, जो हमारा अपना काम है हिंदुस्तान में, हिंदुस्तान की जनता की पूंजीवादी शोषण से मुक्ति दिलाने के लिए जो हमारा संघर्ष है, ये तमाम इतिहास की अलग अलग पहलू को समझकर हमारा भी वो संघर्ष मजबूत होता है और हमारा रास्ता भी और स्पष्ट होता है। पहली बात ये है कि आज की जो दुनिया है, जो पूंजीवाद का दुनिया है, जो दावा करता है कि पूंजीवाद ही है और पूंजीवाद ही रहेगा और पूंजीवाद के अलावा और दुनिया के लिए कोई वैकल्पिक रास्ता नहीं है, और उस प्रचार में वो इस बात को बार बार दोहराते हैं कि देखो रूस का क्या हालत हुआ। मैं पहले ये कहना चाहती हूं कि रूस और उस समाज का जो 1917 में जिसका गठन हुआ, उस महाक्रांति के बाद, ये बात सही है कि 1993 में उसका पतन हुआ, समाप्त हुआ, लेकिन इसका अर्थ ये कतई नहीं है कि समाजवाद का पतन हुआ या समाजवाद दुनिया में समाप्त हुआ।
रूस की उस 1917 की क्रांति से जो पूरी दुनिया में मजदूर वर्ग की संघर्ष के साथ साथ साम्राज्यवाद विरोधी संघर्ष और उसकी द्वारा दुनिया में समाजवादी देशों का गठन, आज भी वो समाजवादी देश जिंदा है। और केवल जिंदा नहीं, अगर आज की दुनिया में अगर हम देखें कि पूंजीवाद की जो संकट है, अगर कहीं भी जनता का किसी प्रकार का बचाव है, अगर जनता के हितों का किसी प्रकार का रक्षा है, वो केवल उन समाजवादी देशों में है। मिसाल के तौर पर अगर हम देखें, आप केवल ये महामारी की चलते अगर आप देखें कि एक तरफ जो पूंजीवाद का दुनिया है, अमेरिका है, यूरोप है, उन्होंने इस महामारी जो पूरी दुनिया में फैली थी, उस महामारी का आज जो उन्हीं के संस्थाओं के तहत जो आंकड़े सामने आ रहे हैं कि कितने लोगों की मृत्यु, कितने लोगों की मौत पूंजीवादी देशों में हुआ और कितने लोगों की मृत्यु और कितने लोगों की रक्षा समाजवादी देशों में हुआ, तो ये भी एक ऐसे आंकड़ा है। आप देखिए, आज पूरी दुनिया में अमेरिका का सबसे एक नंबर है महामारी की मृत्यु की। 1.5 लाख लोग पूंजीवादी दुनिया के सबसे शक्तिशाली देश अमेरिका में 1.5 लाख लोगों की मृत्यु हुई इस महामारी के कारण। दूसरा नंबर ब्राजील और हिंदुस्तान का एक होड़ लगी हुई है। इस समय ब्राजील की जो आंकड़ा है 1,20,000 के लगभग मृत्यु हुई और उसके बाद हिंदुस्तान 1,05,000 या 10,000 की मृत्यु हुई। और वहां अगर आप चीन, समाजवादी चीन को देखें तो कहा 1.5 लाख की मृत्यु और चीन में 4,634 लोगों की मृत्यु। क्यूबा में जो समाजवादी क्यूबा है 139 लाख की मृत्यु। वियतनाम में 129 लोगों की मृत्यु। और क्यूबा में, वियतनाम में 125 लोगों की मृत्यु। नॉर्थ कोरिया में तो अभी कोई आंकड़ा नहीं है कि किसी की मौत हुई। तो जो लोग ये कहना चाहते हैं कि समाजवादी रूस के बाद समाजवाद का ही ढांचा खत्म हो गया और समाजवाद का प्रासंगिकता ही खत्म हो गई, सिर्फ ये महामारी कैसे पूंजीवादी देशों ने डील किया और कैसे समाजवादी देशों ने डील किया, केवल इन मृत्यु के आंकड़ों के आधार पर आप समझ सकते हैं कि आज भी जो 1917 की क्रांति ने समाजवादी ढांचा को स्थापित करते कुछ रास्ता उसका दिखाया था, आज भी 2020 में जब पूरी दुनिया उस महामारी की लपेट में आ चुकी है, आज भी वो ढांचा का बुनियादी अंतर है। इन आंकड़ों से ही ये पता चलता है। हकीकत क्या है? आज अगर आप वर्ल्ड बैंक, IMF, इन सब के आंकड़े को देखें कि आज दुनिया में 2 सवाल सामने आते हैं। एक, दुनिया का जो विज्ञान है, जो जानकारी है, और दुनिया का जो धन है, उसका जो अलग अलग ढांचा में, आर्थिक ढांचा, सामाजिक ढांचा के आधार पर पूंजीवादी देशों में एक जबरदस्त संकट, एक आर्थिक संकट जो मुख्यतः
वो नियो लिबरल दुनिया जिसको हम हिंदुस्तान में उदारीकरण नीतियों के आधार पर जानते हैं, उस उदारीकरण नीतियों की, साम्राज्यवाद की, उसके द्वारा हमला और अपने देशों में भी उसका शोषण का बढ़ाना इस बात को साबित करता है कि इस दुनिया में जहां सब कुछ है, ज्ञान है, साधन है, जानकारी है, प्राकृतिक धन है, वो ढांचा है जिस ढांचा के आधार पर असमानता बढ़ता है। और आज की जो आंकड़े हैं कि इस पूंजीवादी दुनिया में उस धन का शोषण का आधार मानकर लोगों की शोषण के आधार पर इतना जबरदस्त असमानता बढ़ा दिया है कि कुछ ही लोगों के पास सब कुछ है और अधिक लोगों के पास कुछ नहीं है। ये है पूंजीवाद का दुनिया, जहां मौत इस बात पर निर्भर है कि कौन सी देश में किस प्रकार का स्वास्थ्य ढांचा है, और पूरी पूंजीवादी दुनिया में जहां निजीकरण के आधार पर स्वास्थ्य की सेवाएं इतने महंगे हो गए, जानकारी और विज्ञान के बावजूद भी वो मृत्यु को रोक नहीं सकते हैं, मौत को रोक नहीं सकते हैं। ये वो दुनिया है जो पूंजीवाद का दुनिया है। ये वो दुनिया है जहां लिंग के आधार पर, जहां नस्ल के आधार पर इतनी जबरदस्त भेदभाव है कि जो समानता का अधिकार हर नागरिक का होना चाहिए, जो देश जनवाद की बात करते हैं, वो कहीं इस दुनिया में, पूंजीवादी दुनिया में दिखाई नहीं देता है। तो आज सवाल ये है कि क्या हम इस दुनिया के साथ समझौता कर सकते हैं? क्या हम ये मान सकते हैं कि यही दुनिया है और इसी दुनिया में हमारी किस्मत में लिखा है कि हम यही शोषण आधारित दुनिया में हमें बसना पड़ेगा और इसके साथ समझौता करके कुछ भी हमें जो प्राप्त हो सकता है हम इसको स्वीकार करें? सबसे बड़ी सबक रूस की उस 1917 सबक से ये हम सीखते हैं कि नहीं, जो समानता का सपना है हर इंसान के दिल में और दिमाग में, कि हम, हमारे बच्चे, हमारे परिवार, क्यों हमें इस गरीबी में, क्यों हमें इस दिक्कत में, क्यों हमें इस शोषण और कष्ट की दुनिया में बसना है? 1917 की क्रांति ने पूरी दुनिया को जवाब दिया कि नहीं, एक दूसरी दुनिया है और एक ऐसी दुनिया स्थापित हो सकती है, केवल किताबों में नहीं, केवल कवियों की कविता में नहीं, केवल सांस्कृतिक पीड़ा प्रकाशित जो करती है वो नाटक या वो गीत में नहीं, वो दुनिया स्थापित हो सकता है। एक समाजवादी क्रांति 1917 में हमारे महान क्रांतिकारी नेता लेनिन और बोल्शेविक पार्टी, जो बाद में उनका नाम बदल के कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ रूस, उनकी नेतृत्व में रूस की जनता, लाखों करोड़ों मजदूर, किसान, सेना में काम करने वाले,
फौज एक साथ मिलकर उस आतंक का राज, जो जा का राज था, वहां का महाराजा का नाम जा था, वो उसको जा बुलाते थे, उस जा की आतंकी राज को उलट फेंका और उसके 6 महीने के अंदर अंदर एक समाजवादी क्रांति की ओर अक्टूबर में एक पूरी दुनिया में मजदूरों का पहले समाजवादी सत्ता, जो मजदूर वर्ग के हाथों में जो सत्ता स्थापित हुआ और उससे पूरी दुनिया को हमेशा के लिए बदल दिया। सिर्फ हिलाया नहीं, बदल दिया, हमेशा के लिए बदल दिया। क्योंकि एक बार जब पूंजीवादी दुनिया का उस किला को तोड़कर एक वैकल्पिक सत्ता 70 साल तक चलाए, तो दुनिया कभी वो पुरानी दुनिया नहीं हो सकती है। क्योंकि दुनिया के मजदूरों ने देखा, और आज भी हम देखते हैं कि क्या संभावनाएं हैं एक ऐसे समाज का स्थापना करने के लिए। तो समाजवाद एक देश की जो शोषण है, इस देश के जो आर्थिक, सांस्कृतिक, सामाजिक शोषण आधारित जो पिछड़ापन है, जो असमानता है, उस रूस की समाजवादी क्रांति ने साबित किया कि वो हमेशा के लिए, वो सबूत है हमारे पास, हमारे इतिहास में। चाहे लाख ट्रंप आए और जाए, कौन पूछेगा और कौन समझेगा उसको, सिर्फ एक मिसाल के लिए कि कितना खराब हो सकते पूंजीवादी नेता। लेकिन रूस की क्रांति के सबक ये जो एक बात थी कि दुनिया कभी भी 1917 के पूर्व जो दुनिया थी, वो कभी उस दुनिया में बराबर कभी नहीं वो जा सकते हैं, क्योंकि रूस की क्रांति ने दिखाया कि एक अलग दुनिया हो सकती है। और उसकी जो अलग अलग, मैं समझती हूँ जो उसकी सबक से, बहुत सारे सबक हैं साथियों, मैं आज वो सब कुछ भी नहीं जा सकती हूँ, लेकिन कुछ मैं समझती हूँ जो आज की दुनिया में जो हमारे लिए बहुत प्रासंगिक है, उस पर मैं जोर देना चाहती हूँ। तो रूस की क्रांति ने एक सबक जो हम उससे सीखते हैं, क्योंकि उससे पहले एक थियोरी था। वो क्या था कि जब मार्क्स और एंगल्स और समाजवाद की जब एक कल्पना के रूप में जब ये बात आती थी कि क्रांति की जो वस्तुगत स्थिति है, उसके लिए पूंजीवाद, उन देशों में जहां पूंजीवाद का विकास हुआ है और एक मजदूर वर्ग उस पूंजीवाद के खिलाफ तैयार हुआ है, पूंजीवाद की गोद में जो मजदूर वर्ग का जन्म जो होता है और वो जो शोषण होता है, मजदूर वर्ग का जो नेतृत्व होता है किसी क्रांति के, किसी सत्ता को पलटने की, वो उन देशों में हो सकता है जहां पूंजीवाद का विकास है, क्योंकि मजदूर वर्ग एक डेवलप्ड क्लास होता है, ये समझ थी। लेकिन रूस की क्रांति ने एक और सबक जो बहुत अनिवार्य है हमारे देश जैसे, और उसमें मैं समझती हूँ कि 2 तरीके हैं। एक तो सभी बोलते हैं, और मुझे लगता है कि आपके इन लेक्चर्स में भी ये जरूर जिक्र हुआ होगा, कि जो सबसे कमजोर कड़ी रही कि पूरे साम्राज्यवादी देशों के और विकसित पूंजीवादी देशों में भी जो सबसे कमजोर कड़ी रही रूस, और उस कमजोर कड़ी को समझकर वो क्रांति की वस्तुगत स्थिति किस रूप में हुआ।
ये तो आपने सुना है, लेकिन जो मैं कहना चाहती हूं, इससे जो एक बात, और हमारी पार्टी के लिए, जो हम भारत की क्रांति के लिए काम करते हैं, एक और बात बहुत स्पष्ट आती, जो एक सबक लेने वाली है, कि हर देश की वस्तुगत स्थिति तय करती है उस देश की क्रांति का रास्ता। तो पहले ये एक समझ थी कि विकसित पूंजीवादी देशों में हो सकता है, लेकिन रूस की क्रांति की वस्तुगत स्थिति में, जहां आप समझ लीजिए 80% से अधिक लोग कृषि क्षेत्र से संबंध रखते थे, उस समय बहुत कम मजदूर वर्ग के थे, मेरे ख्याल 12 या 13% के वो फॉर्म्ड मजदूर वर्ग के वो थे, और इसके अलावा बहुत बड़े पैमाने पर फौज में, किसान के रूप में वो फौज में भर्ती हुए, और जो सर्विस सेक्टर था, या जो पूंजीपतियों का जो उदय था या जो विकास था, वो बाकी देशों के, जो यूरोप के और विकसित पूंजीवादी देशों की तुलना में वो कम था। तो उसमें जो लेनिन की और बोल्शेविक पार्टी की जो वस्तुगत स्थिति को समझते हुए रूस की क्रांति का रास्ता एक अलग अपना रास्ता, और ये पूरी दुनिया के लिए एक सबक है, जो भी क्रांति के लिए काम करते हैं। और हमारे पार्टी के लिए, हमने जब 1964 में सीपीआईएम का गठन किया, उस समय ये जो असूल था, सिद्धांत था, कि कोई एक रास्ता नहीं है क्रांति की। ये रूस की क्रांति ने साबित किया, बाद में चीन की क्रांति ने साबित किया, और अन्य जो देश, क्यूबा की क्रांति ने बाद में साबित किया कि हर देश के क्रांति का रास्ता अलग है, और उस देश के क्रांति के लिए जो शक्तियां हैं, उसकी ठोस परिस्थितियों को समझकर हर देश की उन क्रांतिकारी शक्तियों की अपनी देश की क्रांतिकारी कार्यक्रम को तय करना पड़ता है। तो रूस की क्रांति के इसी रास्ते को, जो उन्होंने अपनी ठोस क्रांति की परिस्थितियों में समझा, एक और सबक हम लोग उससे लेते हैं कि वस्तुगत स्थितियों की जो उन्होंने जायजा लिया, और उसके आधार पर मजदूर किसानों की यूनिटी का जो एक आधार बना, उस रूस की क्रांति की सफलता के लिए, ये भी एक बहुत बड़ा सबक है हमारे सबके लिए। तो पहले एक समाजवादी क्रांति, आप सब जानते हैं उस इतिहास को, कि फरवरी में उस क्रांति का पहला स्तर हुआ, जब ज़ार के आतंकी राज को हटाया गया। उसके बाद रूस की जो पूंजीवादी दल है, उनके साथ मिलकर एक प्रोविंशियल सरकार का एक गठन हुआ, और फिर अक्टूबर तक किस रूप में मजदूर किसानों की यूनिटी के आधार पर उस क्रांति की स्तर को पार करके अक्टूबर में समाजवाद का नारा देते हुए वो क्रांति हुई। इससे भी ये सबक है कि जो हम लोग क्रांति की बात करते हैं, और वस्तुगत स्थिति की जो मैं बात कर रही हूं, कि क्रांति के लिए जो अलग अलग स्तर और नारे होते हैं, उस समय ये अनिवार्य है कि हम सोचे और समझे कि वस्तुगत स्थिति और जो सब्जेक्टिव फैक्टर है, उन दोनों की जब एक मेल होती है, तब वो क्रांति सफलता की ओर आगे बढ़ सकती है। तो ये रूस की क्रांति हमारे लिए, हम समझते हैं, ये एक बहुत बड़ी सबक है, क्योंकि आप जानते हैं आज हमारे खिलाफ इतना प्रचार है
कि ये कम्युनिस्ट जो है वो इस पार्टी के साथ या उस पार्टी के साथ वो जुड़े हुए हैं, इत्यादि इत्यादि। लेकिन रूस की क्रांति की सबक यही सिखाता है सबको, और हमारी पार्टी के अपने इतिहास में हमने वो सबक ली कि हम स्वयं सक्षम है तय करने के लिए कि हमारा क्रांति का रास्ता क्या होना चाहिए। तो ये एक बहुत जरूरी, मैं समझती हूं, जो क्रांति के अलग स्तर और क्रांति के स्तर के कब वस्तुगत और सब्जेक्टिव फैक्टर एक होते हैं, उसके लिए जो लेनिन की जो उस समय जो टैक्टिक्स थी वो बहुत ही जरूरी था समझने के लिए। तो उसी से हम आते हैं, जो मैं समझती हूँ एक और बहुत बड़ा सबक है रूस की क्रांति का, और वो है विचार का। क्योंकि पूरे क्रांति के दौरान, और मैं समझती हूं कि उसके बाद की भी जो इतिहास है हमें उससे भी सीखने की जरूरत है, कि वर्ग संघर्ष का जो विचार है और वर्ग संघर्ष के आधार पर हमारी जो टैक्टिक्स होती है, कब कैसे हम टैक्टिक्स अपनाते हैं, वो रूस की क्रांति ने पूरी दुनिया के कम्युनिस्टों के लिए और मजदूर वर्ग के आंदोलन के लिए एक बहुत बड़ी सबक दे। क्योंकि आपको पता है कि उस समय जब फरवरी की क्रांति हुई और फिर हम अक्टूबर की क्रांति के स्तर तक आते हैं, उस बीच में पार्टी के अंदर भी और बाहर एक जबरदस्त एक बहस चली कि अक्टूबर क्रांति के लिए तैयारियां हैं या नहीं है। और बहुत लोग पार्टी के अंदर भी, जिसको आज हम संशोधनवादी रूप या वर्ग समझौता वाली एक समझ के आधार पर हम उसको परिभाषित करते हैं, तो एक संघर्ष रहा। और लेनिन की उस नेतृत्व में और बोल्शेविक्स की उस पार्टी के नेतृत्व में कब कैसे क्या टैक्टिक्स लेना चाहिए उस क्रांति के लिए, वो एक बहुत जबरदस्त सबक हम लोग सीखते हैं उससे, कि कार्यनीति कैसे बदलती है, लेकिन वर्गीय संघर्ष आधारित सिद्धांत कभी बदल नहीं सकता है। ये भी एक बहुत बड़ी सबक विचारधारा के रूप में, वर्ग संघर्ष के आधार पर जो विचारधारा है वो कॉमरेड लेनिन के नेतृत्व में पूरी दुनिया के मजदूर वर्ग के लिए ऐसे प्रेरणा की स्रोत बने कि वो वर्ग संघर्षों को और तेज और तीव्र करने के लिए पूरी दुनिया के अंदर एक बहुत बड़ा जबरदस्त प्रभाव हुआ। तो समाजवादी क्रांति और एक समाजवादी देश का स्थापना, उस क्रांति के लिए जो रास्ता, जो मजदूर किसानों की यूनिटी का, इसके साथ साथ वर्ग संघर्ष की विचारधारा के साथ किसी प्रकार का समझौता न करना और कार्यनीति और रणनीति को एक साथ मिलाकर एक सफल हस्तक्षेप करना, ये उस दौर के हमारे लिए, मैं समझती हूं, एक बहुत बड़ी सबक है, जो आज भी उन तमाम देशों में जहां पूंजीवाद है और जहां पूंजीवाद का इतना जबरदस्त हमला है, ये जो सबक हैं उस समय के, वो बहुत ही प्रासंगिक है हमारे इस संघर्ष को इस क्रूर पूंजीवादी दुनिया के खिलाफ तीव्र करने के लिए। और आज भी वही रिफॉर्मर्स, वही संशोधनवाद दुनिया में हम लोग देखते हैं कि वो वर्ग संघर्ष की विचार के साथ समझौता करके किस रूप में इस उदारीकरण नीतियों के साथ समझौता कर सकते हैं, ये भी कई मिसाल है। खैर आज तो हम उस पर डिटेल में नहीं जा रहे हैं, लेकिन ये सबक जो उन दिनों की है, मैं समझती हूँ ये बहुत ही प्रासंगिक है हमारे लिए। अब हम दूसरी बात पर आते हैं कि आखिर समाजवादी रूस ने
एक ऐसे पिछड़ा हुआ देश जिसका नाम दिया जाता था सिक मैन ऑफ यूरोप, यानी कि यूरोप की, क्योंकि आप जानते इतना बड़ा ज्योग्राफिया था रूस का, एक तरफ पूरा रूस, फिर तमाम सेंट्रल एशिया की रिपब्लिक्स, वो सबको मिलाकर बाद में सोवियत यूनियन का गठन हुआ। लेकिन उस समय रूस का नाम था द सिक मैन ऑफ यूरोप। तो एक सवाल उठता है कि रूस की क्रांति के समय क्या हालात थे रूस की जनता के, और उसके आधार पर वो कौन से वैकल्पिक नीति थे जिसके आधार पर एक सबसे पिछड़ा हुआ देश इतने कम समय में पूरी दुनिया को फैशिज्म से बचाने के लिए इतनी अहम और मुख्य भूमिका अदा की। ये कैसे हुआ? उसको समझने के लिए जो समाजवादी, और ये भी मैं कहूंगी कि हर समाजवादी देश को अपने आर्थिक ढांचा को बढ़ाने के लिए निश्चित रूप पर उनके अलग अलग रास्ते हैं और होना चाहिए, लेकिन रूस के जो एक ऐसे ऐतिहासिक रिकॉर्ड है जो हम कल्पना नहीं कर सकते हैं। अब आप देखिए, अभी 2020 है हिंदुस्तान, और हमारे देश की आजादी के कितने साल हो गए, और हमारे देश के आज प्रतीक है असमानता। आज हमारे देश की प्रतीक है भूखमरी। आज हमारे देश की प्रतीक है जाति प्रथा। आज हमारे देश की प्रतीक है लिंग आधारित भेदभाव, हर प्रकार की भेदभाव। और आज हिंदुस्तान का रिकॉर्ड है कि पूरी दुनिया में असमानता का सबसे बड़ा जो सबूत है, आज जो लेटेस्ट ऑक्सफैम का रिपोर्ट है, सबसे बड़ा असमानता का सबूत आज हमारे देश में है। मैं सिर्फ एक आंकड़ा अगर आपको देती हूं कि जो लेटेस्ट ऑक्सफैम रिपोर्ट में मैंने पढ़ के आश्चर्य, क्योंकि ऐसे आंकड़ा है कि जो हमारे देश की देहाती क्षेत्र का मजदूर है, उनको अगर बराबर का आमदनी उस चीफ एग्जीक्यूटिव के साथ करना है जो एक बहुत बड़ा टेक्सटाइल कंपनी का सीईओ है, 918 साल लगेंगे। 918 साल काम करना पड़ेगा, तब आज की जो उसकी वेतन है वो उसका बराबर हो पाएगा। ये तो ऑब्सेनिटी है, ये तो इतना बड़ा अपराध है। रूस की क्या हालत थी? क्या ये हमेशा के लिए हमें बर्दाश्त करने की जरूरत है? या पूरी दुनिया में जो असमानता है, क्या हमेशा के लिए हमें बर्दाश्त करने की जरूरत है? अब देखो, रूस की, जब रूस की क्रांति हुई तो उस समय बहुत जबरदस्त गरीबी थी, और 40 या 42 साल तक कोई एवरेज औसतन कोई जिंदा रहने की उम्मीद कर सकते थे। और क्योंकि मैंने कुछ आंकड़े उसमें रखे हैं, मैं आपके सामने मैं उसको रखना चाहूंगी कि आप जिस देखिए, इन देखो उस समय जो जमीन का था, क्योंकि हमारे देश में भी है इसलिए मैं कहती हूँ, क्योंकि एक बहुत बड़ा नारा था लैंड, जो क्रांति के लिए था। तो जैसे हमारे, जब हम भूमि सुधार की बात करते हैं और हम कहते हैं सबको जमीन देना चाहिए, तो रूस में भी वही एक बहुत बड़ा नारा था, जमीन।
जमीन का बंटवारा। अब आप सोचिए उस समय जब क्रांति हुई तो केवल 1.5% जो बड़े जमींदार थे उनके पास 30% से अधिक पूरी जमीन थी, और अधिकतर लोग वहां भूमिहीन थे, जैसे हमारे भूमिहीन है और बढ़ता जा रहा, उस समय भी ऐसे था। वहां उस समय मजदूरों के काम के दिन 12 घंटा लगभग होते थे औसतन, और एक बड़ा जबरदस्त माइग्रेशन शहरों की तरफ होती थी। उस समय जो शिक्षा की थी केवल 19, ग्रामीण क्षेत्र में केवल 19% लोग पढ़े लिखे थे, लिटरेट थे, और शहरों में वो आंकड़ा 24% था। अब आप देखिए